जब हम आइक वर्जन 1 में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 मैसेजेस होते हैं मेन मोड के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो जो मेन मोड के जो मैसेजेस होते हैं उसमें जो फर्स्ट मैसेज होता है उसको हम बोलते हैं मेन मोड मैसेज 1। तो आइक वर्जन 1 के जो मेन मोड का मैसेज 1 होता है उसके अंदर हम क्या क्या भेजते हैं? सीधी सी बात है, उसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ भेजते हैं जिसे हम आइज़ैकम पॉलिसीज़ बोलते हैं, जो कि नेगोशिएशन के टाइम पे काम आती हैं। वो एक अलग तरीके से वहाँ पैकेज होता है। पैकेज किस तरीके से होता है? एक एसए पेलोड यानी सिक्योरिटी एसेशन पेलोड भेजा जाता है, एक प्रपोजल पेलोड भेजा जाता है, एक ट्रांसफर पेलोड भेजा जाता है। अब ये इंडिविजुअली होते क्या-क्या हैं, हम इनको थोड़ा समझते हैं। जो हम देखिए एसए पेलोड की बात करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी एसेशन पेलोड की बात करते हैं, ये बताता है कि ये जो आईपीसेक एक्सचेंज, जो आईज़ैकम एक्सचेंज हम कर रहे हैं, ये आईपीसेक नेगोशिएशन के लिए है। ठीक है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो हम ये सोचते हैं कि जो आइक और आइज़ैकम होता है, ये तो जो सिर्फ आईपीसेक का ही है, इसका और कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो हमारा आइक और आइज़ैकम होता है, ये जो आइक प्रोटोकॉल होता है या आइज़ैकम जिसे हम बोलते हैं, ये एक जेनेरिक प्रोटोकॉल है, की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीसेक ही करता है। इस आइज़ैकम के अंदर जो ये एसए पेलोड जाता है, इस एसए पेलोड के अंदर एक डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन डीओआई जाता है। डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इस डीओआई के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हाँ भाई, ये वाला जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं ये आईपीसेक का है। इस डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन की वैल्यू देखकर हमें पता चलता है कि आईपीसेक के लिए। बाकी डिफरेंट प्रोटोकॉल भी यूज करे जा सकते हैं बड़े आराम से आइक और आइज़ैकम के साथ, तो कोई हैरानी की बात नहीं है अगर आपको कुछ और प्रोटोकॉल आइक के साथ मिल जाए। डीओआई डिसाइड करता है हम कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर इसी के आगे हम बात करें तो ऐसे पेलोड का आपको पर्पज समझ में आ गया, ये सिक्योरिटी एसेशन पेलोड है। अगर हम इसी के बाद बात करें कि प्रपोजल पेलोड क्या होता है, अब जो प्रपोजल पेलोड होता है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये है एक प्रपोजल पेलोड। ये आप देखिए, ये जो सारा भेजा जा रहा है ये प्रपोजल पेलोड है। ठीक है। ये जो पोर्शन था ये सिक्योरिटी एसेशन पेलोड था, जिसके अंदर हमने बताया कि जो डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन हो रहा है ये आईपीसेक है। ठीक है। इस सिक्योरिटी एसेशन के अंदर ये वेंडर आईडी पेलोड जाता है, इसको हम थोड़ी देर डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये पेलोड लेंथ, ये सब टाइप ऑफ पेलोड वगैरह, ये सब चीज़ ठीक है। मेन जो सिक्योरिटी एसेशन पेलोड में समझने की है वो है कि डोमेन इंटरप्रिटेशन क्या डिसाइड कर रहा है, क्या दिखा रहा है। एक सिचुएशन भेजी जाती है, सिचुएशन का नंबर होता है, ये भी आइडेंटिफाई करने का काम आती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो प्रपोजल पेलोड होता है, प्रपोजल आप प्रपोजल वर्ड से समझिए, ये वो वाला प्रपोजल नहीं है जो वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में प्रपोजल होता है, वो वाला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सिमिलर है। इसमें क्या होता है, ये जो इनिशिएटर है ये प्रपोज करता है मैं कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करूँगा, एन्क्रिप्शन, हैशिंग, ऑथेंटिकेशन, मैं किसके लिए क्या यूज़ करने वाला हूँ, ये इस प्रपोजल पेलोड में बताया जाता है। लेकिन वो प्रपोजल पेलोड के अंदर डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, वो भेजा जाता है ट्रांसफॉर्म पेलोड में। हम ट्रांसफॉर्म पेलोड में थोड़ी देर पे आते हैं, पहले प्रपोजल को आप समझ लीजिए। प्रपोजल पेलोड के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी पेलोड जा रहा है तो उसके अंदर उसकी प्रोटोकॉल आईडी होगी, यानी कि प्रपोजल आईडी होगी, उसके अंदर एक प्रपोजल नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एसपीआई यानी कि सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, ये भेजा जाता है, तो उसका साइज भी भेजा जाता है। ठीक है। ये सिर्फ एसपीआई सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स को मैंने अपनी एक आईपी सेक वाली जो वीडियो थी उसमें समझाया था, आप चाहें तो वीडियो हम देख सकते हैं। इसके बाद ही जो प्रपोजल पेलोड होता है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म्स जाते हैं। अब आप इस तरीके से समझिए, देखिए जो सबसे बड़ा है, यानी कि ये 3 तरह के पेलोड आप समझे। ठीक है। अब 3 तरह के पेलोड में क्या होता है, ये जो लास्ट वाला जो पेलोड है जिसको हम ट्रांसफॉर्म पेलोड बोलते हैं, अब ये ट्रांसफॉर्म पेलोड में क्या क्या जाता है आप ये समझिए। ठीक है। यही जो ट्रांसफॉर्म पेलोड है, यही हार्ट ऑफ दिस बेस मैसेज 1 है, जिसको काफ़ी लोग नहीं समझ पाते। इसी के बेसिस पर ही ये फर्स्ट मैसेज चलता है। अब कैसे चलता है, देखिए ट्रांसफॉर्म पेलोड जो होता है उसके अंदर भी बाकी जो प्रपोजल पेलोड है, बाकी जो पेलोड्स हैं उसकी तरह इसके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्म आईडी होती है, एक ट्रांसफॉर्म नंबर होता है, और उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं हैगल। हैगल हैगल मतलब हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम कौन सा यूज़ हो रहा है जी,
डिफी-हेलमैन ग्रुप कौन सा यूज हो रहा है? एल टनल लाइफ टाइम इन सेकेंड्स और ई एनक्रिप्शन। ये 5 चीजें होती हैं, यही कोर है सारी नेगोशिएशन का। इसी के बेसिस पे हम नेगोशिएशन करते हैं, यही पैरामीटर्स नेगोशिएट होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्म पेलोड होता है। इस ट्रांसफॉर्म पेलोड में मान के चलिए ये एक ट्रांसफॉर्म पेलोड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4 है। मान लीजिए ये 4 ट्रांसफॉर्म पेलोड है, सबके अंदर अपना अपना हैगल, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन HAGLE वाला होता है, हर एक ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर, हर ट्रांसफॉर्म पेलोड में अपना अपना हैगल होता है। ठीक है, अब इस हैगल से क्या फर्क पड़ गया? इससे फर्क ये पड़ता है, देखिए मान लीजिए हैशिंग की बात कर लीजिए, कोई MD5 यूज करना चाहता है, कोई SHA-1 यूज करना चाहता है, कोई SHA-256 यूज करना चाहता है। इसी तरह ऑथेंटिकेशन में कोई किस लेवल की ऑथेंटिकेशन चाहता है, हर किसी का अपना होता है। कोई डिफी-हेलमैन ग्रुप 1 पे काम करेगा, कोई 2 पे, कोई 3 पे, कोई लेके 25 तक होते हैं, वहां तक हो सकता है। टनल लाइफ टाइम कितना है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, हम कितने टाइम तक टनल लाइफ टाइम चाहते हैं। ई फॉर एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन में आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे? कोई डैश यूज करेगा, कोई ट्रिपल डैश यूज करेगा, कोई AES यूज करेगा, अपनी अपनी चॉइस है। भाई दो पार्टीज है यहाँ पे, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, अपनी अपनी चॉइस है। चॉइस क्या है? अपनी अपनी मजबूरी है कह लीजिए। हर कोई पार्टी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती है। मान लीजिए सेंटर ने तो भेज दिया कि भाई मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब कुछ है। अब रिसीवर बेचारा स्मार्टफोन है, ठीक है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो छोटा मोटा डैश सेलेक्ट कर लिया, ट्रिपल डैश सेलेक्ट कर लिया, जितना उसकी पॉसिबिलिटी होगी उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करता है। तो आप ये समझिए, ये जो हैगल है, ये अलग अलग ट्रांसफॉर्म में कई सारे ट्रांसफॉर्म सेट्स, ट्रांसफॉर्म पेलोड्स जाते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं एक प्रपोजल पेलोड के अंदर। यानी कि जो ट्रांसफॉर्म पेलोड्स हैं ये बहुत सारे जाते हैं एक प्रपोजल पेलोड में। ठीक है, प्रपोजल पेलोड में। अब ये जो है, ये एक प्रपोजल पेलोड और इतने सारे जो ट्रांसफॉर्म जो उसके अंदर जा रहे हैं, ये सब जाएंगे एक SA पेलोड के अंदर। आप यहां तक समझे? यानी कि कई सारे ट्रांसफॉर्म पेलोड हैं, वो सब कंबाइन होके जाएंगे एक प्रपोजल पेलोड के अंदर। ठीक है, वो एक प्रपोजल पेलोड जाएगा SA पेलोड के अंदर। यानी कि SA पेलोड भी एक ही होता है, प्रपोजल पेलोड भी एक ही होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म पेलोड मल्टीपल्स होते हैं। ये अपनी मर्जी है, हम वो सेंटर जो है कितने सारे ऑप्शंस देना चाहता है, कितने सारे कि आप में इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, मतलब उसकी दिलदारी के ऊपर है, वो कितना बड़ा दिलदार है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये कितने सारे ट्रांसफॉर्म भेजना चाहता है। 2, 3, 4, 5, 6, इसकी जितनी मर्जी हो उतने ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस भेज सकता है। मतलब ऑप्शन समझिए इसको भाई, रिस्पॉन्डर जो है इन्हीं में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेगा और उसके हिसाब से सारा नेगोशिएशन आगे चलेगा। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो सबसे बड़ा ये हो गया SA पेलोड। ठीक है, SA पेलोड के अंदर आ गया प्रपोजल पेलोड, और प्रपोजल पेलोड के अंदर आ गए बहुत सारे ट्रांसफॉर्म पेलोड्स। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म पेलोड के अंदर आपको समझ में आ गया कि हैगल होता है हर किसी ट्रांसफॉर्म पेलोड के अंदर अंदर। यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही इसमें कुकीज भेजी जाती हैं। अब ये कुकीज क्या होती हैं? कुकीज भी एक तरह का रैंडम नंबर होता है। इसका जो पर्टिकुलर पर्पस होता है वो डॉस अटैक या फिर रीप्ले अटैक्स को प्रिवेंट करना। ये जो होते हैं DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस, या फिर रीप्ले अटैक्स, पैकेट्स को दोबारा जाके रीप्ले करना, उनको अटैक कर लेना, ये सब इन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए कुकी वैल्यू का यूज होता है। कैसे होता है वो हम वीडियो के एंड में समझेंगे। तो ये जो इनिशिएटर होते हैं, ये जो मैसेज 1 जा रहा है, ये इनिशिएटर की तरफ से जा रहा है। जब मैसेज 1 जाता है, इसके अंदर जो कुकी वैल्यू होती है, आप ये ध्यान दीजिए, जो मैसेज 1 है इसके अंदर कुकी वैल्यू की वैल्यू फिल्ड होगी, कुकी की वैल्यू कुछ होगी, क्योंकि यहाँ से मैसेज 1 सेंडर की साइड से तो जा रहा है, यानी कि इनिशिएटर की साइड से जा रहा है, तो कुकी वैल्यू है। लेकिन क्योंकि ये मैसेज 1 है तो रिस्पॉन्डर से तो अभी कुछ आया नहीं है, तो इसलिए जो रिस्पॉन्डर कुकी होती है ये अभी फर्स्ट मैसेज के अंदर ऑल 0 सेट होती है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज के अंदर। सेकंड मैसेज में ये भी फिल हो जाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्डर की तरफ से एक इंफॉर्मेशन, एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये रिस्पॉन्डर कुकी भी सेट हो जाएगी।
इसको देखते हैं आगे। तो आप कुकी का समझिए, कुकी क्या होती है, डॉस और रिप्ले अटैक्स रोकने का काम आती है। ठीक है, यहीं पे अगर इस पार्टी को, यानी कि जो इनिशिएटर है, अगर इसको नेट रिवर्सल का सपोर्ट बताना हो, मतलब कि मैं नेट रिवर्सल को सपोर्ट करता हूं कि नहीं करता, ये एडवर्टाइज करना होता है, ये बताना होता है, मतलब ये मान लीजिए प्रचार करना होता है, जैसे नेता लोग करते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे, ठीक वैसे ही करके ये एडवर्टाइज करना पड़ता है कि भाई मैं नेट टी सपोर्ट करता हूं। इनिशिएटर अपने मेन मोड मैसेज 1 के अंदर ये बता रहा है, ठीक उसी तरह जब मैसेज 2 आएगा तो रिस्पॉन्डर भी उसके अंदर बताएगा कि मैं भी नेटली सपोर्ट करता हूँ। ये प्रीटी नॉर्मल, ये बिहेवियर है दोनों पार्टीज का। जब तक एडवर्टाइज नहीं करेंगे आगे की कोई बात नहीं होगी। तो यानी कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेट टी सपोर्ट है ये कौन से मैसेज में डिस्कस होता है, तो मैसेज 1 और 2 के अंदर डिस्कस होता है। ठीक है, इसी की जगह इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि जो कुकीज़ होती हैं ये कौन से मैसेज में जाती हैं, तो ये मैसेज 1 और 2 दोनों में जाती हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक की सारे डिस्कशन आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर आ गए मैसेज 2 की तरफ। ठीक है, अब मैसेज 2 के अंदर क्या होता है, मैसेज 2 में आप ये समझ लीजिए ये रेप्लिका है मैसेज 1 का। मतलब कि मैसेज 1 में जो जो भेजा गया था उसमें से ये जो रिस्पॉन्डर है, जो दूसरी साइड है, ये अपना अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, मुझे कौन से ट्रांसफॉर्म पेलोड पे काम करना है, ठीक है, प्रपोजल पेलोड, एसए पेलोड, जो भी ऑप्शंस इनिशिएटर ने दिए थे उसके बेसिस पे ये अपना एक सिलेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई हम इस सेट पर नेगोशिएशन करेंगे, ये मेरी कैपेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। ये रहा मैसेज 2। ठीक, तो मैसेज 2 के अंदर आप, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे बताया, अब देखिए यहाँ पे इनिशिएटर कुकी जो थी वो मैसेज 1 के अंदर फिल हो गई थी। अब रिस्पॉन्डर कुकी जब मैसेज 2 आया तो ये इसके अंदर फिल हो गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहीं से इसी वजह से रिप्ले अटैक्स नहीं होता, ये एक रैंडम नंबर होता है, रैंडम कुकी जनरेट होती है। तो मैसेज 2 के अंदर पहली बात तो ये रिस्पॉन्डर कुकी फिल हो गई। दूसरी बात क्या, बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वो सारी की सारी, मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्डर अपनी राय रखता है कि भाई मैं ये सब एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे इस वाले ट्रांसफॉर्म पेलोड पे, इस वाले हैगल पे काम करना है, HAGLE, इस वाले पे काम करना है। ठीक है, तो यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स एग्री होते हैं, यहाँ तक एग्रीमेंट हो जाता है मैसेज 2 की तरफ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फील्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि इनिशिएटर ने मैसेज 1 भेजा था उसी का ही रिस्पॉन्स होता है मैसेज 2। तो कुछ कुछ खास कुछ नया नहीं होता, बस ये डिफरेंस ये होता है कि सिर्फ एक ही प्रपोजल पेलोड होता है, एक ही ट्रांसफॉर्म पेलोड होता है। जो इनिशिएटर ने भेजा था उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्म पेलोड थे। ठीक है, उसके पास ऑप्शन थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पर एक ही भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि ये भी बहुत सारे भेजने लग जाएगा, भाई इसका काम था चूज करना। ठीक है, तो इसने अपना चूज कर लिया, उसने जो ट्रांसफॉर्म पेलोड 2 3 4 जितने भी भेजे थे उसमें से एक अपना इसने सेलेक्ट कर लिया कि हम इसके बेसिस पे नेगोशिएशन करेंगे। डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पर भी है, क्योंकि ये जो मैसेज 2 है ये रेप्लिका है मैसेज 1 का, तो यानी कि डोमेन इंटरप्रिटेशन IPsec यहाँ पे आ गया, सिचुएशन यहाँ पे आ गया, टाइप ऑफ प्रपोजल पेलोड आ गया, सब चीज़ जैसी उसमें मैसेज 1 में भेजी गई थी उसी का ही एक रिस्पॉन्स भेज दिया जाता है। ओनली डिफरेंस सबसे बड़ा क्या आता है कि रिस्पॉन्डर कुकी फिल होता है, पिछले मैसेज में रिस्पॉन्डर कुकी 0 था। ठीक है, वही नेट ट्रावर्सल का सपोर्ट जब इनिशिएटर ने बताया था तो रिस्पॉन्डर ने बताया कि हाँ भाई आप करते हो तो हम भी कम नहीं है, हम भी नेट ट्रावर्सल को सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात रही मेन मोड के मैसेज 3 के बारे में। अब मैसेज 3 में ऐसा क्या खास होता है, ये है आपका मैसेज 3 जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। अब देखिए मैसेज 3 में आप काफ़ी सारे डिफरेंसेस नोट करेंगे। मैसेज 1 और 2 जो थे, देखिए ये जो मेन मोड है ये कहने को 6 मैसेजेस हैं, लेकिन ये 6 मैसेजेस 3 पेयर्स में काम करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था मैसेज 1 और 2 उसे हम 1 पेयर बोलते हैं, वो दोनों एक जैसे मैसेजेस होते हैं। इसी तरह मैसेज 3 और 4 इस सेकंड पेयर में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से होंगे, यानी कि सेंडर कुछ भेजेगा उसका रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि 3 और 4 मैसेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। इसी तरह 5 और 6 मैसेजेस होंगे वो थर्ड पेयर में आते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ठीक है,
तो यानी कि अब मैसेज 3 को आप ध्यान से अगर समझ गए तो मैसेज 4 भी आपको ध्यान से आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैसेज 3 में क्या होता है, देखिए मैसेज 3 जो होता है उसमें डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज भेजा जाता है। ठीक है, ये वाला पेलोड भेजा जाता है, क्योंकि इसी पैकेट में मैसेज 3 के अंदर ही जो सेंडर है, इनिशिएटर है, वो अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन देगा जो कि जिसके बेसिस पे रिस्पॉन्डर डिफी-हेलमैन कीज बना सके, वो अपना शेयर्ड सीक्रेट जनरेट कर सके डिफी-हेलमैन के बेसिस पे। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहले देगा और इसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्डर है वो बनाएगा। ठीक, तो एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो गई कि ये जो हो गया, ये डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह का पेलोड है ये, उसके साथ ही ये दूसरा जो आपको दिख रहा है नॉन्स, नॉन्स भेज जाता है। नॉन्स एक रेंडमली जनरेटेड नंबर होता है। ठीक है, जैसे कुकी था, जो हमने मैसेज 1 और 2 में कुकी देखा, ठीक इसी तरीके से ये नॉन्स पेलोड भेजा जाता है। ये भी एक रेंडमली जनरेट नंबर होता है और इसको हैश करके भेजा जाता है एक एग्रीड की के साथ। ठीक है, वो किस तरह काम करता है वो मैंने आइक वर्जन 2 में जो मेरी वीडियो थी, आइक वर्जन 2 का पार्ट 1 जो था, उसके अंदर इन डेप्थ आपको समझाया हुआ है कि नॉन्स पेलोड किस तरह काम करता है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो नॉन्स पेलोड है एक रेंडमली जनरेट नंबर होता है जो इनिशिएटर भेजता है। ठीक है, इसको हैश किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए और एग्रीड की से हैश करके भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज पेलोड होगा, नॉन्स पेलोड होगा। इस सब का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो दूसरी पार्टी जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन जा रही है वो शेयर्ड सीक्रेट जनरेट कर सके। क्लियर? तो यहाँ तक तो ये इसने भेज दिया। ठीक है, यानी कि डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज पेलोड इस वाले में होता है, जैसा कि आपको एक टाइप पेलोड में दिख रहा है। ठीक है, नॉन्स पेलोड का आपको समझ में आ गया, नॉन्स पेलोड भेजा जा रहा है। अब नॉन्स पेलोड एक बड़ी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, देखो हैशिंग जहां भी यूज होगा वो एक तरह से इंटीग्रिटी इश्यू सॉल्व करने के लिए होता है, ताकि किस तरह के अटैक्स ना हो, किसी तरह का मॉडिफिकेशन ना हो, उस सब को प्रिवेंट करने के लिए हैशिंग का कोई भी फॉर्म, चाहे वो नॉन्स हो चाहे कुछ भी हो, वो सब यूज होता है। तो नॉन्स पेलोड का पर्पस यही होता है। ठीक है, जो हम डेड पेयर डिटेक्शन की बात करते हैं, यानी कि डीपीडी मैसेजेस होते हैं। डीपीडी मैसेज क्या हो गया, डीपीडी मैसेज ये हो गया कि जो एक पार्टी है उसको ये पता चल जाए कि जो दूसरी पार्टी है वो कब डेड है, कब अलाइव है, कब वो अनरीचेबल हो गई है, उसके बारे में अप डाउन जो भी इसके पास हो रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी को कैसे पता चलेगी। ठीक है, उसे पता भी तो चलना चाहिए कि भाई हाँ कब कम्युनिकेट करना ठीक है, कब नहीं है। तो डीपीडी मैसेज, डेड पीयर डिटेक्शन, इससे पता चलता है। ये डेड पीयर डिटेक्शन डीपीडी जो मैसेज होता है ये मैसेज 3 के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, और क्या क्या भेजा जाता है इसके साथ, इसे हम बोलते हैं वेंडर पेलोड। अभी वेंडर पेलोड क्या होता है, जो वेंडर पेलोड होता है वो वेंडर बताने काम आता है, सिंपल सा, जैसा कि नाम बता रहा है, ये वेंडर आईडी पेलोड है। भाई वो सिस्को है, वो जूनिपर है, वो क्या है, ठीक है, उस वेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए काम आता है। ये हो गया वेंडर पेलोड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप ये देखिए जो ये वेंडर पेलोड जा रहा है, ये वेंडर आईडी, ये वेंडर आईडी जा रही है। वेंडर आईडी में देखिए क्या लिखा है, ये सिस्को यूनिटी है। ठीक है, इस तरह आइडेंटिफाई करने का काम आता है। ठीक, कि ये कौन सा वेंडर है। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे वीपीएन गेटवे वेंडर भी हो सकता है, वो कौन सा है उसके बारे में पता चल सकता है। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये मैसेज 3 के अंदर भेजी जाती है। और क्या भेजा जाता है मैसेज 3 में, मैसेज 3 में भेजा जाता है नेट डिस्कवरी। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन, ये लास्ट में पैकेट कैप्चर में नेट डिस्कवरी जो होता है मैसेज 3 और 4 दोनों में भेजा जाता है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जो मैसेज नंबर 1 और 2 थे उसके अंदर नेट ट्रवर्सल भेजा गया था, नेट टी। जो मैसेज 3 और 4 हैं उनके अंदर नेट डी भेजा जाता है। ये नेट टी और नेट डी के बेसिस पे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, बड़ी काम आएगी, आप चाहें तो देखें उसको। अब देखिए उसमें मैंने डिफरेंसेस समझाया, नेट टी क्या होता है, नेट डी क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, सारे सिनेरियोस कवर किए हैं। तो जो ये नेट डी है ये भेजा जाता है मैसेज 3 और 4 में। ठीक है, तो ये इंटरव्यूज में बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेन मोड के मैसेजेस हैं उसमें नेट डी कब भेजा जाता है, नेट डी कब भेजा जाता है, ये बताइए। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, नेट टी 1 और 2 मैसेज में, नेट डी 3 और 4 मैसेजेस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
और वेंडर पेलोड क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आ गया मैसेज 4। अब जैसे ये मैसेज 4 है, ये किसका पार्ट है, ये सेकंड पेयर का पार्ट। फर्स्ट पेयर था मैसेज 1 और 2, ये हो गया मैसेज 3 और 4, यानी कि सेकंड पेयर का पार्ट। सेकंड पेयर मतलब अब जो चीज़ थर्ड पैकेट में इनिशिएटर ने भेजी थी, उसी का एक रेप्लिका, उसी के रिस्पॉन्सेज भेजेगा रिस्पॉन्डर साइड। अब रिस्पॉन्डर साइड क्या क्या भेजेगा, ठीक वही सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं। ठीक, ये अपने कुकीज़ वगैरह तो जैसी थी वैसी ही। ठीक है, यहाँ पर अपना वेंडर आईडी भेज दिया, नॉन्स भेज दिया, अपना डिफी हेलमेट की एक्सचेंज भेज दिया। भाई अगर जो पिछले पैकेट में मैसेज 3 था, उसके अंदर जो डिफी हेलमेट की एक्सचेंज पेलोड भेजा गया था, वो किस लिए भेजा गया था, वो भेजा गया था ताकि रिस्पॉन्डर सीक्रेट को जनरेट कर सके। अब वहां तक रिस्पॉन्डर का काम चल गया, लेकिन इनिशिएटर को भी तो जनरेट करने हैं ना। तो इनिशिएटर के लिए जो की एक्सचेंज पेलोड है, ये रिस्पॉन्डर भेजेगा, यानी कि फोर्थ पैकेट के अंदर यहां तक डिफी हेलमेट शेयर्ड सीक्रेट जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। अब यहाँ पर फोर्थ पैकेट में डिफी हेलमेट की एक्सचेंज के लिए इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी इनिशिएटर के पास, उसके बाद जाकर वो अपना शेयर्ड सीक्रेट जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर की एक्सचेंज गया, यहाँ पे नॉन्स पेलोड गया, जैसा कि हमने मैसेज 3 के अंदर भी देखा था, नॉन्स पेलोड गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये वेंडर आईडी भी गई सेम, बिकॉज रेप्लिका है, मैसेज 4 जो है 3 का रेप्लिका है, एक रिस्पॉन्स है, तो वेंडर आईडी जा रही है। वेंडर आईडी का क्या पर्पज है वो देख लिया हमने। ठीक इसी तरीके से नेट डिस्कवरी जाएगा। ठीक है, डेड पेयर डिटेक्शन डीपीडी मैसेज जाएगा, ये सारी चीजें वही हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स में जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए। डीपीडी किस मैसेज में जाता है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। डीपीडी कब जाता है, वेंडर पेलोड कब जाता है, नेट डी कब जाता है, नेट टी कब जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपने अभी तक जितने देखे हैं मैसेजेस, यानी कि 1, 2, 3 और 4, अब ये 4 जो मैसेजेस होते हैं, इन 4 मैसेजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ तक अभी शेयर्ड सीक्रेट जनरेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है। तो ये 4 मैसेजेस जो होते हैं वो अनएनक्रिप्टेड, यानी कि क्लियर टेक्स्ट में भेजे जाते हैं, कोई भी रीड कर सकता है, दे आर नॉट एनक्रिप्टेड। ठीक है, और अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि वाई दे आर नॉट एनक्रिप्टेड, वो इसीलिए क्योंकि अभी तक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हुआ ही नहीं है, अभी तक सिर्फ की एक्सचेंज पेलोड एक्सचेंज हुआ है, एक दूसरे के पास पहुंचा है। अब जब मैसेज 4 के बाद जो इनको टाइम मिलेगा, मैसेज 4 और 5 के बीच में, इस टाइम में शेयर्ड सीक्रेट कैलकुलेट करेंगे, जनरेट करेंगे। यहां तक आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। कोई इंटरव्यू में पूछे तो प्लीज मेरी बेइज्जती मत करा देना। इसी के साथ ही ये जो आप नीचे देख रहे हैं नेट डिस्कवरी, ठीक है, इसको घुमाकर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। वो पूछा क्या जाता है, देखिए आपको ये पता है, आपने अगर मेरे नेट टी और नेट डी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है वो यूडीपी 500 होता है, लेकिन जब उसको स्विच करते हैं, यानी कि नेट ट्रावर्सल हो जाता है, तो पोर्ट हो जाता है 4500। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पैकेट के बाद यूटीपी पोर्ट 4500 यूज होता है, कहाँ पर जाके स्विच होता है, तो ये फोर्थ पैकेट के बाद यूज होता है, फोर्थ पैकेट के बाद स्विच हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जब भी मेन मोड का जो मैसेज 4 है वो प्रोसेस हो रहा होगा, उस टाइम पर ये जो अगर नेट नेट टी यूज हो रहा होगा, नेट ट्रावर्सल यूज हो रहा होगा, तो ये स्विच करता है यूडीपी पोर्ट 4500 के अंदर और डेस्टिनेशन पोर्ट 4500, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को 4500 बना देता है। मैसेज 4 के बाद, मैसेज 4 से पहले नहीं बनाता। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर एग्जिस्टेंस ऑफ नेट पता चलता है, यानी कि नेट की डिस्कवरी, नेट है कि नहीं है वो यहाँ पे पता चलता है। जब तक नेट का पता ही नहीं चलेगा, पोर्ट क्यों चेंज करेगा। लॉजिक समझ में आ गया आपको, तो इसीलिए अब ये आ गए हम मैसेज 5 के पास। मैसेज 5 जो होता है, जैसे कि रेड रेड में बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है, ये एनक्रिप्टेड होता है। नॉर्मल इंटरव्यूज में ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई मेन मोड में कौन से पैकेट्स जो होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं। अब तो आप बड़े आराम से बता दोगे, हाईलाइटेड भी है प्रॉपर तरीके से, कि मैसेज 5 और 6 जो होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं। वो पूछेगा रीज़न क्या होता है, क्योंकि इससे जस्ट पहले पैकेट नंबर 3, मैसेज 3 और मैसेज 4 के अंदर हमारा
की एक्सचेंज पेलोड एक्सचेंज हुआ था, उसके बाद शेयर्ड सीक्रेट कैलकुलेट हो चुका है। शेयर्ड सीक्रेट कैलकुलेट होने के बाद कि जो जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है वो सारी एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। इसी वजह से मैसेज 5 और 6 एनक्रिप्टेड होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये रहा मैसेज 5। अब मैसेज 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बाकी सब में आपको दिख रहा होगा क्या डेटा है क्या नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया जाता है ये है एनक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, बाकी सब चीज़ ठीक है, ये इनिशिएटर कुकी, रिस्पॉन्डर कुकी, टाइप ऑफ पेलोड सब सही है, लेकिन आपको और कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है। यही तो सिक्योरिटी है इसकी। ठीक है, तो इसीलिए मैसेज 5 और 6 जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिए, ठीक, जो मैसेज 5 होता है इसके अंदर ये एनक्रिप्टेड क्यों रखा जाता है, कोई रीज़न भी तो होगा भाई। ये तो हमें पता चल गया कि शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हो गया इसलिए एनक्रिप्टेड हो गया, पर मैसेज 5 और 6 ही क्यों? हम उससे पहले क्यों नहीं करा, हमने ये सब की एक्सचेंज वगैरह वाला हमने क्यों उनको क्लियर टेक्स्ट में भेज दिया? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। तो अब क्यों ज़रूरत है? अब ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 5th पैकेट के अंदर आइडेंटिटी भेजी जाती है। ये जितनी भी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो कुछ भी ये सब हो रहा है, उसका मेन जो पर्पस ये है कि आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो जाए। आइडेंटिटी रिवील होना इसका मतलब इस मैसेज एक्सचेंज का फेलियर हो जाना। आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी रिवील हो गई, कोई भी हैक कर लेगा, इट वुड बी वेरी इजी। तो इसीलिए 5th पैकेट को उसमें जो आइडेंटिटी भेजी जाती है और जो हैश पेलोड भेजा जाता है इनिशिएटर के साइड से, उसको एनक्रिप्ट रखा जाता है। ठीक है, अब तो दो चीज़ें क्या हो गई, एक तो आइडेंटिटी पेलोड हो गया, एक हो गया हैश पेलोड। अब आइडेंटिटी पेलोड में क्या होता है, आइडेंटिटी पेलोड में डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, 5th मैसेज में इनिशिएटर का आईपी एड्रेस होगा, जो 6th मैसेज आएगा उसमें रिस्पॉन्डर का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो वो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। अब ये हैश पेलोड क्या होता है? हैश पेलोड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, जैसे कि प्री शेयर्ड कीज वगैरह होती हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, ये हैश पेलोड में जाता है। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी और हैश पेलोड होता है ये आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन काम आता है। ठीक है, आईपी एड्रेस का पता चल जाता है, जो हैश पेलोड होता है उससे ऑथेंटिकेशन का इंश्योर्ड हो जाता है। ठीक, ये जो आइडेंटिटी पेलोड और हैश पेलोड होता है ये एनक्रिप्टेड भेजे जाते हैं, ये हमें पता चल गया। क्यों भेजे जाते हैं ये भी हमें पता चल गया। ठीक, अगर हम वायर शार्क में पैकेट 5th और 6th को देखेंगे तो हमें सिर्फ यही एनक्रिप्टेड डेटा दिखेगा जो आके आपको सबसे नीचे दिख रहा है। ठीक, ठीक, ये वाला जो डेटा इस तरह दिखेगा, 5th पैकेट भी और 6th पैकेट भी। तो देखना ना देखना बराबर है, आपको मिलने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज 6 है, मैसेज 6 के अंदर भी देखिए आप, मैसेज 6 के अंदर भी वैसा ही एनक्रिप्टेड डेटा करके दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये भी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया मेन मोड कंप्लीट। मेन मोड के सारे पैकेट्स आपको डिटेल में समझ में आ गए, किस पैकेट में क्या जाता है क्या नहीं जाता है। अब कोई भी इंटरव्यू वाला पूछे तो प्लीज़ एकदम क्लियर होके बताना। आई होप अब आप सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो मेन मोड के रिगार्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्रेसिव मोड पर, वो भी जानना जरूरी है, जब मेन मोड कर रहे हैं वो भी तो फेज़ 1 में आता है यार। तो अब देखिए ये है हमारा एग्रेसिव मोड। एग्रेसिव मोड जो होता है वो नॉर्मली रिमोट एक्सेस वीपीएन के केसेस में यूज किया जाता है, या फिर एक और सिनेरियो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन 1 हो गया, और दूसरा सिनेरियो है जब एक या फिर दोनों जो पीयर्स होते हैं उनके पास डायनेमिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस होते हैं। देखिए आईपी एड्रेसेस में या तो स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। डायनेमिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस केसेस में एग्रेसिव मोड यूज किया जाता है, ये वहाँ पे बढ़िया काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एग्रेसिव मोड के मैसेज 1 में ये बड़ा ही खास मैसेज होता है। जो मैसेज 1 होता है खास इसलिए होता है कि देखिए हम मेन मोड में इतनी सारी मेहनत कर रहे थे, मेन मोड मैसेज 1 में ये जाएगा, 2 में ये जाएगा, 3, 4, 5, 6 में सब में ये जाएगा। इस एग्रेसिव मोड भाई ने सारे मेन मोड का सत्यानाश कर दिया। वो कैसे कर दिया? जो कुछ जा रहा था वो ये सब एक ही मैसेज में भेज रहा है। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, इसने कोई कसर छोड़ी है कहीं पे? अब देखिए ये जो है
देखिए रिस्पॉन्डर की जो एसपीआई है ये तभी जीरो ही रहेगी जब तक रिस्पॉन्डर उस साइड से कुछ भेजेगा नहीं। इनिशिएटर एसपीआई हो गया, ये सिक्योरिटाइजेशन पेलोड हो गया। यहाँ पर अब देखिए, अब ध्यान से देखते जाइए, वेंडर आईडी पेलोड भी जा रहा है, नेट ट्रैवर्सल भी इसी में जा रहा है, ठीक है। की एक्सचेंज, डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज जो है वो भी इसी में जा रहा है, नॉन्स पेलोड भी इसी में जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी इसी में जा रहा है, ठीक है। डीपीडी भी इसी में जा रहा है। अब आप बताइए कुछ बचा इसके अंदर, ठीक है। आइडेंटिटी भी इसी में जा रही है, यानी कि ये जो मेन एग्रेसिव मोड का जो मैसेज वन है ये ऑल इन वन है, सब कुछ इसके अंदर जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन, लेकिन हाँ एक अंतर आ जाता है भाई, देखो, क्योंकि ये जो है यहाँ तक कुछ भी जनरेट तो हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये एनक्रिप्टेड भी नहीं है। ये जो आइडेंटिटी पेलोड है ये जाता है क्लियर टेक्स्ट में, ये एनक्रिप्टेड नहीं जाता। बस यहीं पे एग्रेसिव मोड मार खा जाता है, वरना इस बेचारे ने कोशिश तो बहुत करी थी मेन मोड को हराने की, पर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पेलोड जो है ये क्लियर टेक्स्ट में जाएगा, एनक्रिप्टेड नहीं जाएगा। रीजन आपको पता ही होगा, जब तक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट नहीं होगा तब तक कुछ भी एनक्रिप्टेड नहीं होगा, सब कुछ क्लियर टेक्स्ट में जाएगा। तो इसीलिए एग्रेसिव मोड का जो मैसेज वन है उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन पेलोड तो जाता है, लेकिन क्लियर टेक्स्ट में जाता है, सब सत्यानाश कर देता है। अब इसी की जगह ये आ गया हमारा एग्रेसिव मोड 2, वो भी सेम ही है, उसमें भी सब कुछ वही जाएगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्डर अपनी तरफ से वो सारी चीजें भेजेगा जो कि इनिशिएटर को जरूरत है डिफी-हेलमैन शेयर्ड सीक्रेट जनरेट करने के लिए, ठीक है। सब कुछ वही होगा। रिस्पॉन्डर एक हैश भी जनरेट करेगा ऑथेंटिकेशन पर्पस करने के लिए, ठीक है। और जैसे मैसेज 2 में जाता था उसमें सारे प्रपोजल्स, सारे ट्रांसफॉर्म पेलोड, जो भी कुछ उसने भेजा था, मतलब मैसेज 1 एग्रेसिव मोड का जो मैसेज 1 है उसके अंदर जो भी प्रपोजल, जो भी ट्रांसफॉर्म पेलोड जो भी करे थे उसमें से वो अपना सिलेक्शन कर लेगा रिस्पॉन्डर कि भाई हमको इस ट्रांसफॉर्म पेलोड पे काम करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जिस पे एग्री हो गया उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको मैसेज 2 के अंदर भेज देगा, ताकि इनिशिएटर को भी पता चले कि हमारी नेगोशिएशन होनी किस टर्म्स पे है, भाई वो भी तो पता होना चाहिए। इसी के अंदर मैसेज 2 में की एक्सचेंज पेलोड भी होगा, नॉन्स पेलोड भी होगा, आइडेंटिटी पेलोड, ऑथेंटिकेशन हैश, सब कुछ होगा, ठीक है। ये जो हो गया, ये जो आइडेंटिटी पेलोड के साथ जो ऑथेंटिकेशन हैश भेजा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये की एक्सचेंज 4, ये आइडेंटिफिकेशन 5, ये नॉन्स, यहाँ तक आपको सब कुछ सेम लग रहा होगा, है भी सेम, कुछ नई चीज़ नहीं है, वही वेंडर आईडी, वही सब कुछ, वही सिक्योरिटाइजेशन पेलोड, सब कुछ वही जा रहा है। अब आप यहाँ पर एक ये चीज़ देखिए, ये जो आपको जो दिख रहा है ये एक डिफरेंस है, इसमें हैश पेलोड यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। ये जो हैश पेलोड भेजा जा रहा है ये ऑथेंटिकेशन हैश होता है, ये प्रूव करता है इस आइडेंटिटी को कि मैंने जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी थी, यानी कि भाई देखो एग्रेसिव मोड के मैसेज 1 में उसने आइडेंटिटी भेजी थी ना अपनी आइडेंटिफिकेशन पेलोड में, ये उस चीज़ को अप्रूव करता है, उस चीज़ को वैलिडेट करता है कि मुझे मिल गई है, अब मैं अपनी आइडेंटिटी भेज रहा हूँ, आप भी इस तरीके का हैश बना के मेरे पास भेजो, ताकि हम एक दूसरे को वैलिडेट कर पाएँ। ये हैश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, क्लियर टेक्स्ट में जा रही है वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट करेक्ट पीयर से बात कर रहे हैं कि नहीं, सेंडर को कंफर्म है कि ये वही वाला पीयर है और रिस्पॉन्डर को कंफर्म है कि ये मेरे साथ वाला वही इनिशिएटर है जिससे हम बात कर रहे थे। ये चीज़ इस हैश के थ्रू होती है, ठीक है। ये हैश जो पेलोड होता है ये ऑथेंटिकेशन के काम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। इसी में ही जो नेट वाली बात होती है, देखिए नेट ट्रवर्सल भी इसी पैकेट में जाता है और नेट डी जो पेलोड है वो भी इसी में जाता है। अब आप समझ गए, जो मेन मोड था उसके अंदर अलग अलग पैकेट्स में जाता था, अलग मैसेजेस में जाता था, एग्रेसिव मोड में नेट ट्रवर्सल भी इधर ही जाएगा और नेट डिस्कवरी भी इसमें ही जाएगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मैसेज 3 की। देखिए मैसेज 3 में आपको ध्यान है हमने मैसेज 2 के अंदर यहाँ पे ये हैश भेजा था, यही वाला जो हाईलाइट वाला था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भेजा। अब आप मैसेज 3 में देखिए यहाँ पर भी हैश वैल्यू भेजी जाती है इनिशिएटर के साइड से,
ठीक है, तो बाकी तो वैसे भी आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं देखने से, एन्क्रिप्टेड डेटा है। लेकिन आप हैश को देखिए, ये तो आपको दिख रहा है ना, तो हैश पेलोड है। अब यहाँ पे हो क्या जा रहा है, ये जो आइडेंटिटी जो इनिशिएटर है, यहाँ पे हैश पेलोड भेजेगा जो कि ऑथेंटिकेशन के काम आता है। ऑथेंटिकेशन कैसे? अब देखिए, जब हमने मैसेज 2 भेजा जाता था, मैसेज 2 जो भेजा था, इस मैसेज 2 के अंदर इसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। ये क्यों भेजी थी? जिससे कि जो इनिशिएटर है की एक्सचेंज का जो शेयर्ड सीक्रेट है वो अपना जनरेट कर सके, और उसके साथ इसने हैश भेजा था। यहाँ पर जो मैसेज 3 है, इसके अंदर इसने क्या किया? इसने किया कि जब जो रिमोट एंड पॉइंट है, ये जो थर्ड पैकेट जो भेजा जाएगा, ये जब रिमोट एंड पॉइंट दूसरी पार्टी के पास, यानी कि अब ये समझिए, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। इसने रिसीवर ने पिछले पैकेट में अपना हैश भेज दिया था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये थर्ड पैकेट भेज रहा है, थर्ड पैकेट के साथ ये एक हैश वैल्यू भेज रहा है, ठीक है। ये हैश वैल्यू जब यहाँ पर जाएगी तो ये सिर्फ हैश वैल्यू रखी नहीं जाएगी, ये वाली जो हैश वैल्यू ये सिर्फ रखने के लिए नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिसीवर है इस हैश वैल्यू को वैलिडेट करेगा। वैलिडेट कैसे करेगा कि ये जो रिसीवर है ये अपना भी एक हैश बनाएगा। देखिए, एग्रेसिव मोड 1 में और एग्रेसिव मोड 2 के अंदर एग्जैक्टली सेम सेटअप सारी चीज़ें भेजी गई थी, ठीक है। तो जो इसने भेजा, ये जो रिस्पॉन्डर है, इसने जो मैसेज भेजा था, इसने पूरा एक हैश बनाया, ठीक है, कि भाई जैसे ये पूरा पैकेट इसके पास आ गया, ये 3 आया ना, एनक्रिप्टेड डेटा आया, उसके साथ एक हैश आ गया मैसेज 3 के अंदर, तो ये क्या करेगा, इस पूरे का एक हैश बनाएगा, ठीक है। ये हैश बनाएगा इसको एक्सक्लूड करके, भाई हैश तो अलग ही रहेगा ना, ये तो अलग सेपरेट डेटा रहता है, बाकी सारी चीज़ का एक हैश बनाएगा, और उस हैश को ये मैच करेगा इस वाले हैश से जो इनिशिएटर ने भेजा था, ठीक है। अगर ये मैच कर गया, ठीक है, ये दोनों जो हैश हैं, जो रिस्पॉन्डर ने कैलकुलेट किया है वो वाला हैश, और जो इनिशिएटर ने मैसेज 3 के अंदर जो हैश भेजा है वो वाला हैश, अगर ये दोनों हैशेस मैच कर गए, तब जाके ये फेज 1 जो होगा ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। फेज 1 यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर ये हैशेस नहीं मैच हुए तो फेज 1 यहीं पे खत्म हो जाएगा, उसके आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आधी जनता को पता ही नहीं होता, ठीक है। इस हैश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अगर हैश मैच नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाद में वो डिफी-हेलमैन जनरेट करने वाला ये सब, ये कहानी नॉर्मल है, लेकिन पहले हैश वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे ही ये मैसेज यहाँ पहुँच गया, अब दोनों पार्टीज़ के पास अब टाइम है, अपना डिफी-हेलमैन शेयर्ड सीक्रेट वगैरह देखा, वो जनरेट किया, ठीक है। और ये जो हो गया, अपना भी इनिशिएटर हैश करता है, वो भी अपना वैलिडेट करता है, ठीक है। ये हैश पेलोड जो होता है ये एनक्रिप्टेड भेजा जाता है, ठीक। अगर नेट रिवर्सल हुआ होगा जैसे कि इन दोनों पार्टीज के बीच में, तो उसी टाइम पे यूडीपी पोर्ट 4500 में कम्युनिकेट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डेस्टिनेशन पोर्ट 500, इसका मतलब सीधी सी बात है नेट रिवर्सल नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो यहाँ पे आपको 500 नहीं 4500 दिखता। अब आपने एग्रेसिव मोड यहाँ तक समझ लिया, आपने मेन मोड भी समझ लिया, तो एक जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई देखो, आपको पता चल गया एग्रेसिव मोड में आइडेंटिटी क्लियर टेक्स्ट में भेजी जाती है, राइट। तो फिर आप एग्रेसिव मोड यूज़ क्यों करोगे? भाई मेन मोड यूज़ करना चाहिए ना फिर हर जगह, एग्रेसिव मोड क्यों करोगे? देखो, आंसर ये है कि एग्रेसिव मोड फास्ट होता है, मैसेजेस कम होते हैं, टेंशन कम होती है, बिल्कुल स्पीड पे काम होता है। मेन मोड की तरह बहुत ज़्यादा मैसेजेस और ये सब नहीं होता। हाँ, क्लियर टेक्स्ट में भेजा जाता है वो ठीक है, उसका भी एक वर्क अराउंड है जो मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो एग्रेसिव मोड के फेवर में जाता है वो ये है कि एग्रेसिव मोड फास्टर होता है मेन मोड से, ठीक है। एग्रेसिव मोड जो होता है टिपिकली रिमोट एक्सेस वीपीएन की केसेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रिमोट यूजर्स होते हैं। और दूसरी जो कंडीशन वो होगी वो ये होती है कि जहाँ पे डायनेमिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस होते हैं, स्टैटिक वाले नहीं, जहाँ पे डायनेमिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो एक पार्टी हो चाहे दोनों पार्टी पे हो, वहाँ पर एग्रेसिव मोड यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन
एक कंडीशन भी है कि अगर जो ये जो डिवाइसेस हैं, सेंडर और रिसीवर जो हैं, अगर डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ कर रही हैं, तब आप एग्रेसिव मोड यूज़ नहीं करोगे। अब हम आते हैं जो हमारा तीसरा जो पार्ट है। तीसरा क्या है? फेज़ 2 है, ठीक है? बाकी दोनों तो ऑप्शन थे ना, मेन मोड या एग्रेसिव मोड में से क्विक मोड ये कंपल्सरी है, ठीक है? इसको क्विक मोड बोलते हैं। इसके अंदर भी 3 पैकेट होते हैं एग्रेसिव मोड की तरह। आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ दिख रहा है, ये क्विक मोड है। इसमें आप देखिए नीचे, इसने तो बेचारे ने बात ही नहीं करने दिया। यहाँ पे सीधा ये सारे मैसेजेस एन्क्रिप्टेड हैं। एन्क्रिप्टेड क्यों हैं? क्योंकि जो सब कहानी होनी थी वो मेन मोड में हो चुकी है। सारा नेगोशिएशन, सारा डिफी हेलमेट वगैरह वो सब कुछ हो चुका है। अब जो शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हुआ था उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, उसका फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। ये एन्क्रिप्टेड होता है स्टार्ट से ही, फर्स्ट पैकेट से ही। अब देखिए, हम ये बढ़ते हैं आगे जो मेन मोड, क्विक मोड का जो मैसेज 1 है। क्विक मोड के मैसेज 1 में जो आपको एन्क्रिप्टेड दिख रहा है, ये तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। एन्क्रिप्टेड क्यों है? देखिए, जो कीज़ ड्राइव हुई थी फेज़ 1 से वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। उन्हीं कीज़ का यूज़ करके हमने अपना एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन अचीव किया है, ये फेज़ 2 के अंदर, ठीक है? वहाँ तक उस कीज़ का यूज़ है, अच्छी बात है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है पीएफएस। पीएफएस मतलब परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्योरेसी, पीएफएस, ठीक? पीएफएस परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्योरेसी। अब इसमें क्या होता है? देखिए, पीछे से फेज़ 1 से कीज़ आ रही हैं जो वहाँ पे उनके डिफी हेलमैन एक्सचेंज के बेस पे जनरेट हुई थी, ठीक है? वो सब चीज़ ठीक है। मान लीजिए किसी किसी केस में कोई जो 2 पीयर्स हैं बहुत बड़े खुददार हैं, हम तो भाई क्यों यूज़ करेंगे जो पीछे विरासत से आया है, हम तो अपना कुछ करके दिखाएंगे। तो वो जो अपना कुछ करके दिखाने वाले हैं वो पीएफएस का यूज़ करते हैं, ठीक है? परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्योरेसी। उसमें क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है। वो दोबारा से नया डिफी हेलमैन की एक्सचेंज करते हैं, दोबारा से की जनरेट करते हैं जो कि फेज़ 2 में काम आती है। उसका भी बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, उसका बेनिफिट मिलता है, उससे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पीएफएस के बारे में थोड़ा डिटेल में, लेकिन आप अभी के लिए समझिए, कोई पूछे तो पीएफएस किस लिए यूज़ होता है? एक न्यू डिफी हेलमैन की एक्सचेंज के लिए। न्यू डिफी हेलमैन की जनरेट होती है इस पीएफएस की हेल्प से। पुरानी वाली जो फेज़ 1 में की एक्सचेंज हुआ था, जो शेयर्ड सीक्रेट होता है, उसके अलावा हम एक और जनरेट कर लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं हम आगे के लिए, ठीक है? फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अब देखिए, हम मैसेज की बात करते हैं। ये जो फर्स्ट मैसेज जा रहा है, इसके अंदर पहली बात तो वही जो कुछ हमने फेज़ 1 में, मेन मोड फेज़ 1 में जो कुछ हैशेस और कीज़ वगैरह जो भी हमने नेगोशिएट किया था, ठीक है? एक तो वो होगा, ठीक? उसके बाद जो हैगल हमने किया था, कुछ आईपीसेक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमने जो मेन मोड जो फेज़ 1 था, वो क्या था? वो हमारा आइक नेगोशिएशन था। जो हमारा फेज़ 2 है, वो क्या है? आईपीसेक नेगोशिएशन, आईपीसेक टनल। तो इसके अंदर आईपीसेक पैरामीटर्स जाते हैं। अब आईपीसेक पैरामीटर्स कौन से हो गए भाई? एनकैप्सुलेशन कौन सी यूज़ होगी? ईएसपी होगा, एएच होगा, ठीक है? और मोड कौन सा होगा? मोड में टनल मोड होगा, ट्रांसपोर्ट मोड होगा, ये भी डिसाइड होता है। इसके अलावा देखिए एच मैक, ठीक है, हैश मैक, ये डिफी हेलमैन ग्रुप कौन सा यूज़ होगा, ठीक? ये सारी चीज़ें हमारे में बात होती है। हाँ, इसके साथ ही वो सिक्योरिटाइजेशन का जो ऐसे का लाइफ टाइम होता है इन सेकंड्स वगैरह, वो सब कौन सा होगा, हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा होगा, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। ये मैसेज 1 का पार्ट है। ये आ गया मैसेज 2। अब मैसेज 2 के अंदर क्या आ जाता है? मैसेज 2 के अंदर दूसरी पार्टी से यानी रिस्पॉन्डर की साइड से जो कुछ इनिशिएटर ने भेजा था उसका रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे कुछ और स्पेशल नहीं होता, ठीक है? बस उसने जो भेजा था उसका रिस्पॉन्स हो जाता है कि हम, ठीक है, हम इस वाले एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम पे काम करेंगे, हम इस वाले हैशिंग एल्गोरिथम पे काम करेंगे, हम एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल में चलो हम दोनों ईएसपी यूज़ कर लेते हैं या दोनों एएच यूज़ कर लेते हैं, या फिर एन्क्रिप्शन में चलो हम एईएस यूज़ करेंगे या ट्रिपल टेस्ट यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ एक तरह का नेगोशिएशन जो होता है, ये भी यहाँ पे होता है फेज़ 2 में, क्योंकि फेज़ 2 का नेगोशिएशन अलग होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सेकंड मैसेज है, उसमें रिस्पॉन्डर ने सिलेक्ट कर लिया जो ऑप्शंस में से कि हमें ये करेंगे, ठीक है? अब बात आती है मैसेज जो थर्ड है। थर्ड मैसेज क्या होता है? ये जो थर्ड मैसेज है ये बेसिकली कीप अलाइव मैसेजेस होता है। कीप अलाइव मतलब हाय हेलो साइड अप, अरे हाँ भाई ठीक ठाक हो, अरे हाउ आर यू, वो वाला जो हम करते हैं ना, जो टिपिकली हाय हेलो वाला जो होता है,
हाउ आर यू देयर वाला, वो सब चीज़ यहाँ पे ये थर्ड मैसेज के अंदर होता है, कीप अलाइव टाइप का मैसेज। ये सिर्फ ये वैलिडेट करने के लिए होता है कि हमें दूसरी पार्टी अभी भी जिंदा है, अभी है, वो एक एक्टिव पेयर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कीप अलाइव में होती है। जैसे ही ये वाला जो लास्ट पैकेट है ये जैसे ही पहुंचाता है, इसके बाद ही आईपीसेक टनल ओके हो जाता है, आईपीसेक टनल इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये जो मेन जो क्विक मोड है उसके जो तीनों मैसेजेस होते हैं एनक्रिप्टेड होते हैं। कैसे पता चलता है, आपने देख ही लिया, ये जो है ये लास्ट में एनक्रिप्टेड डेटा, क्विक मोड के तीनों मैसेजेस के लास्ट में एनक्रिप्टेड डेटा आपको दिखेगा। जब भी ये क्विक मोड कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक यूनी डायरेक्शनल एसे जनरेट होता है बाय ईच पेयर, यानी कि जो इनिशिएटर है, सेंडर है, वो एक यूनी डायरेक्शनल एसे जनरेट करेगा, उसी की तरह रिस्पॉन्डर है वो एक यूनी डायरेक्शनल एसे जनरेट करेगा। ठीक है, और कितने होंगे, एटलीस्ट 2 एसेस, 2 सिक्योरिटी एसेशन जनरेट होंगे, उनको हम चाइल्ड एसेस बोलते हैं। आई वर्जन 2 की भाषा में कहा जाए तो वो चाइल्ड एसेज होते हैं। ठीक है, तो एक इनबाउंड होता है, एक आउटबाउंड होता है, इस तरह करके एक पेयर जनरेट होता है, यानी कि एटलीस्ट दो एसेज जनरेट होते हैं, दो चाइल्ड एसेज जनरेट होते हैं। तो ये होता है, एक तो टनल अप आ जाता है जिसे हम आईपीसेक टनल बोलते हैं। ठीक, और दूसरा ये एसेज जनरेट होते हैं जो आगे के प्रोसेस के लिए काम आते हैं। तो यहाँ तक तो थे हमारे 3 मैसेजेस। ठीक है, मेन मोड, एग्रेसिव मोड और हमारा क्विक मोड। ठीक, थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं इन डेप्थ। अब क्विक मोड के बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स जो आपको ये इन फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में पता होने चाहिए। ये सारा जो हम आइक वर्जन कर रहे हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली तो आपको ये पता चल गया कि देखिए हम जो बात कर रहे थे कि जो फेज़ 1 है ये कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक है, ये कंट्रोल प्लेन पे काम करता है। जो फेज़ 2 है वो डेटा प्लेन पे काम करता है। आपने ये देखा कि वहाँ पर हम कुछ तरह की वेंडर आईडीज़ यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जो वेंडर आईडीज़ यूज़ होती हैं, एक तो उसका पर्पज़ ये होता है कि वेंडर कौन होता है उसका पता करना, लेकिन जो वेंडर आईडीज़ होती हैं ये अलग-अलग तरह का वेंडर पेलोड अपने साथ लेके चलती हैं। कुछ जो वेंडर आईडीज़ होती हैं वो नैट टी का पेलोड लेके चलेंगी, कुछ जो होंगी वो डीपीडी का पेलोड लेके चलेंगी। इसी तरह कुछ फ्रेगमेंटेशन पर्पस के लिए भी वेंडर आईडीज़ होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वेंडर आईडीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। जब वेंडर आईडीज़ प्रोसेस होती हैं तभी पता चलता है कि जो दोनों पीयर्स हैं ये जो बात कर रहे हैं ये इन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करते भी हैं कि नहीं करते, एडवर्टाइज करते हैं अपना सपोर्ट। ठीक है, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वेंडर आईडीज़ का पर्पस क्या है। तो वेंडर आईडीज़ जब प्रोसेस होती हैं तो ये पता चलता है कि जो पीयर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं इन फीचर्स को, जैसे नैट टी हो गया, डीपीडी हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, नैट डी हो गया, ये सब चीज़ें जो हो गई ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, ये वेंडर आईडी से पता चलता है। जब आपने मैसेजेस देखे थे, मेन मोड का मैसेज 1 हो गया और मेन मोड का मैसेज 2 हो गया, वहाँ पे आपने देख लिया था कि जो इनिशिएटर की एसपीआई थी, जो एसपीआई वैल्यू थी, उसमें फर्स्ट मैसेज के अंदर इनिशिएटर की एसपीआई वैल्यू फिल थी, लेकिन जो रिस्पॉन्डर वाली एसपीआई वैल्यू थी वो 0 थी। जब सेकंड मैसेज आया तो उसमें आपने देखा कि इनिशिएटर की एसपीआई भी फिल थी और रिस्पॉन्डर की एसपीआई भी फिल थी। जैसे ही रिस्पॉन्डर की एसपीआई आ जाती है फिर आप ये ध्यान देंगे बाकी सारे जो मैसेज होंगे उनमें यही सेम एसपीआई वैल्यूज चलेंगी, 1 2 3 4 5 6, फिर क्विक मोड, सब कुछ में यही एसपीआई वैल्यूज चलती जाएंगी, फिर चेंज नहीं होगी। ठीक है, सारा नेगोशिएशन इन्हीं एसपीआई वैल्यूज के बेसिस पे होगा। अभी जो इनिशिएटर और रिस्पॉन्डर की जो एसपीआई वैल्यूज होती हैं इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट यूज़ क्या होता है कि देखिए, जो दो पेयर्स हैं, दो, ये एक सेंडर है और एक रिसीवर है, इनके बीच में कम्युनिकेशन चल रही है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो आपको एक जो एक्सचेंजेस दिख रहे हैं बस वही चल रहा हो। ठीक है, एक ऐसा चल रहा है, उसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि दूसरा भी चल रहा हो। एक इस तरह एक ये चल रहा है, एक दूसरा भी हो सकता है वो चल रहा हो। ठीक है, तो ये जो एसपीआई वैल्यूज जो होती हैं ये
इसको कॉमन रखने का, इसको सेम रखने का लॉजिक क्या है कि हमको पता चल जाए कि ये जो नेगोशिएशन हो रही है इस एसपीआई वैल्यूज के हिसाब से कि अच्छा ये इस नेगोशिएशन का पार्ट है, ये जो दूसरी जो चल रही है ये इस नेगोशिएशन का पार्ट है। यानी कि अगर मल्टीपल नेगोशिएशन चल रही हैं सेम वीपीएन पीयर्स के बीच में, तो हम कुछ नेगोशिएशन इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वाली जो नेगोशिएशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमें एसपीआई वैल्यू का पता नहीं होता और एसपीआई का हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते तो हमें ट्रबल शूटिंग में बड़ी दिक्कत आ जाती। हम एसपीआई के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी नेगोशिएशन प्रॉब्लम आ रही है, इस वाली में कि इस वाली में, या और भी कोई नेगोशिएशन चल रही हो, वो हमें यहीं से पता लगता है। ठीक है, तो ये एसपीआई का इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। आपको ये पता होना चाहिए। कोई पूछ सकता है आपसे कि एसपीआई का इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ मतलब आप ये मान लीजिए जो एसपीआई है वो सेम पीयर्स के बीच में जो अलग अलग नेगोशिएशन चल रही हैं उसको आइडेंटिफाई करने का काम आता है। ये सबसे बड़ा इसका यूज़ है। और वो जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया था जो पेलोड्स वाला, एसए पेलोड, प्रपोजल पेलोड और ट्रांसफॉर्म पेलोड, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है आपका एस ए पेलोड, ठीक है, ये पूरा क्या है, एस ए पेलोड, ठीक है। इसके अंदर होगा एक प्रपोजल पेलोड, ठीक है, ये क्या है, प्रपोजल पेलोड। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्म पेलोड होंगे, ये वाले, ये ट्रांसफॉर्म पेलोड होंगे जिनमें से रिस्पॉन्डर कुछ ना कुछ सेलेक्ट करेगा। तो ये सारे क्या चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म पेलोड। आप समझिए किस तरह सबसेट है। ट्रांसफॉर्म पेलोड प्रपोजल पेलोड के अंदर आता है, प्रपोजल पेलोड एसए पेलोड के अंदर आता है। तो इस तरह इनका काम चलता है। अब जो रिस्पॉन्डर क्या होगा, रिस्पॉन्डर इनमें से कोई एक, किसी एक उसको ट्रांसफॉर्म पेलोड को सिलेक्ट कर लेगा, किस सेट को सिलेक्ट कर लेगा, उसके बेसिस पे सारी नेगोशिएशन आगे चलेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपको जो हमने ये मेन मोड, अग्रेसिव मोड, ये सब किए, इसमें आपको ये तो कहानी समझ में आ गई कि देखो हमने डिफी-हेलमैन का की एक्सचेंज किया, ठीक है, उसके बेसिस पे एक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हुआ, ठीक है। अब शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हुआ, अब आगे क्या हुआ उसका, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हुआ, ठीक है। वो शेयर्ड सीक्रेट कीइंग मटेरियल होता है, एक तरह का की मटेरियल जनरेट होता है। अब उस मटेरियल का हम आगे आप आगे यूज करते कैसे हैं, अब थोड़ा सा उसको समझिए, ठीक है। जो हमारा कीइंग मटेरियल जो जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं एस के ई वाई आई डी, एस के आई डी, ठीक है। ये हमारा कॉमन सीक्रेट की होता है, ठीक, जो कि ये डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज के बाद हमारा जनरेट होता है। अभी जो एस के आई डी है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 टाइप की कीज जनरेट होती हैं, 3 तरह की कीज। एक तो अंडरस्कोर डी, फिर यहीं पे एस के ई आई डी अंडरस्कोर ए, और एस के ई आई डी अंडरस्कोर ई। ये 3 तरह की कीज जनरेट हो गई। अब तीनों का अलग अलग पर्पज है, ये समझिए। ये जो आपको एस के आई डी अंडरस्कोर ई करके जो की दिख रही है, इसका पर्पस, ई से मतलब समझिए एनक्रिप्शन, ठीक है, ए से समझिए ऑथेंटिकेशन, डी से समझिए डिराइव करना। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जो एस के आई डी ई है, ठीक है, ये वाली जो की है, ये जो मेन मोड के जो लास्ट 2 मैसेजेस होते हैं, लास्ट 2 मैसेजेस कौन से होते हैं, मैसेज 5 और 6, इनको एनक्रिप्ट करने का काम करती है। वही वो मेन मोड के मैसेजेस में लास्ट के 2 मैसेज एनक्रिप्टेड होते हैं ना। आपने कभी सोचा कैसे एनक्रिप्टेड होते हैं, वो इस वाली एस के आई डी अंडरस्कोर ई, इस वाली की का यूज करके एनक्रिप्ट होते हैं। ये जो दूसरी वाली जो एस के आई डी अंडरस्कोर ए है, इसका क्या यूज होता है, ये उन्हीं लास्ट 2 मैसेजेस को, यानी कि मैसेज 5 और 6 को ऑथेंटिकेट करने का काम करती है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या चीज है एस के आई डी अंडरस्कोर डी, डी का जो पर्पस होता है, ये अब आगे चल के जो फेज 2 के अंदर जो न्यू कीज होंगी उनको डिराइव करने के लिए काम आती है, यानी कि फेज 2 के लिए कीज ड्राइव करने का काम आती है इसके आईडी डी। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्लियर कर हो गया होगा। देखिए,
इसी जो SKID है, इसी का यूज़ करके ही आपने ध्यान दिया हो कि जो क्विक मोड है उसके जो सारे मैसेजेस हैं वो एन्क्रिप्टेड हैं, वो इसी SKID_D की मेहरबानी है। यहीं से नेक्स्ट के लिए कीज़ डिराइव होती हैं जिससे कि वो सारा एन्क्रिप्टेड होता है। ठीक है। अगली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपने ये तो सुन लिया कि चलो जी डिफ़ी-हेलमैन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और डिफ़ी-हेलमैन की बड़ी तारीफ़ सुनी है और ये सब है। आपको पता है डिफ़ी-हेलमैन में कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो यूज़ करने लायक ही नहीं है, वो इतने बेकार हो चुके हैं। जैसे डिफ़ी-हेलमैन ग्रुप 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब जो ग्रुप्स हो गए बहुत वीक हैं, ठीक है। इसके बारे में आप क्या, जैसे मान लीजिए आपको एन्क्रिप्शन चाहिए, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कीज़ होती हैं। 128 बिट की, 256 बिट की, वो सब है। कभी भी आप अगर एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करोगे जो 128 बिट की वाले होंगे, तो आपको डिफ़ी-हेलमैन के 1-2 तो आप भूल जाओ, ये तो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, इनको यूज़ ही नहीं करना। आप 5 एंड अबव यूज़ करोगे, जैसे 5, 14, 20, 24 इनका यूज़ करोगे। अब मान लीजिए आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आप और स्ट्रॉन्ग वाले ऑथेंटिकेशन एन्क्रिप्शन यूज़ करते हो, जैसे मान लो 256 बिट वाले, ये वाले यूज़ करते हो, तो आपको और बड़ी कीज़ चाहिए, जैसे कि सिर्फ आप 21 और 24 डिफ़ी-हेलमैन कीज़ का यूज़ करोगे। ठीक है, तो यानी कि डिफ़ी-हेलमैन स्ट्रॉन्ग तो होता है, पर सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये नमूने, डिफ़ी-हेलमैन 1 और 2, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इसलिए आंख बंद करके किसी चीज़ पे भरोसा ना करें। अब कैंडिडेट्स को परेशान करने के लिए इंटरव्यूअर्स एक बड़ा ही सिली सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए आप, सिंपल। आपने देखा मेन मोड के अंदर 6 मैसेज होते हैं, एग्रेसिव मोड में 3 मैसेजेस होते हैं, क्विक मोड में भी 3 मैसेजेस होते हैं। कुछ इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं, वो एक बड़ा ही क्वेश्चन पूछते हैं, कैन मेन मोड हैव 7 और 8 exchanges or messages? Can quick mode have more number of messages? Can aggressive mode have more number of messages? आप एक बात बिल्कुल क्लियर करिए, ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए कि एज पर आइक वर्जन 1 RFC exchanges in आइक आर नॉट ओपन एंडेड। आइक के जो मैसेजेस होंगे दे हैव टू बी फिक्स्ड इन नंबर, दे कैनॉट बी इधर बिग और मोर और लेस, दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ मैसेजेस। इंटरव्यूअर आपको घुमाने की खूब कोशिश करेगा, अब सीधा RFC वर्ड का यूज करिए कि एज पर RFC दे कैन नॉट बी चेंज, दे आर फिक्स्ड नंबर ऑफ मैसेजेस। अगर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पेलोड भी आना है तो वो भी इन नंबर ऑफ मैसेजेस को एक्सटेंड नहीं करेगा, वो भी इसी के अंदर फिट करा जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, वो क्या होती है, क्वेश्चन आता है कि जो एग्रेसिव मोड होता है, ये आपको पता है कि देखो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन नहीं देता एग्रेसिव मोड, इसलिए सिक्योर नहीं होता। तो इंटरव्यूअर अगर कोई जानता होगा इसका इन डेप्थ, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कैन एग्रेसिव मोड प्रोवाइड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, क्या वो कर सकता है? आप क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं, हमने तो द कंफ्यूज इंजीनियर पर सीखा था कि आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता ही नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है वो आप समझिए। जब भी कभी, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के आपने मेथड देखे थे ना, 4 मेथड्स होते हैं आइक वर्जन 1 में, जो मैंने वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अगर एग्रेसिव मोड में जो ऑथेंटिकेशन है वो पब्लिक की एन्क्रिप्शन का यूज करेगी, पब्लिक की एन्क्रिप्शन अगर इसका यूज करेगी तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन होगी एग्रेसिव मोड में भी। आप इस एक्सेप्शन को ध्यान रखिए, बाकी और किसी फॉर्म में नहीं होगी। सिर्फ पब्लिक की एन्क्रिप्शन में आइडेंटिटी वुड बी प्रोटेक्टेड इन एग्रेसिव मोड एज वेल। आई होप इट इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपने तीनों मोड्स पढ़ लिए, मेन मोड, एग्रेसिव मोड, क्विक मोड, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो आपने देखा कि हम एक्चुअल डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्विक मोड में कर रहे हैं, राइट। जो हमारा मेन मोड एग्रेसिव मोड थे, इसमें तो हम नेगोशिएशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन क्या होता है, कैन क्विक मोड बी यूज्ड अलोन, यानी कि मेन मोड या एग्रेसिव मोड ना हो, हम सिर्फ क्विक मोड करके और डेटा ट्रांसफर कर दें, इज इट पॉसिबल? ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, हैरान मत होइए, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। कैन क्विक मोड बी यूज्ड अलोन, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, पॉसिबल है क्या?
इसका आंसर है नहीं। क्विक मोड इज नॉट अ कंप्लीट एक्सचेंज। इससे पहले फेज 1 होना बहुत ज़रूरी है। फेज 1 का जब एक्सचेंज होगा, उस फेज 1 के एक्सचेंज के बाद जो कीइंग मटेरियल ड्राइव होगा, उसकी हेल्प से ही ये क्विक मोड आएगा और एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज बिना इसके कीइंग मटेरियल का यूज़ करे ये फेज 2 कभी भी एनक्रिप्टेड नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा। हमारा सारा डेटा लीक हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। इसीलिए जो फेज 2 है यानी कि क्विक मोड है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट एक्सचेंज। इससे पहले फेज 1 होना बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो देखिए, हमने वीडियो में थोड़ा सा पहले ये पढ़ा था कि पीएफएस होता है, ठीक है, परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी। अब पीएफएस की खास बात क्या होती है? देखिए, आपने वहाँ पर अभी हम जब ये मोड्स पढ़ रहे थे, मैसेजेस पढ़ रहे थे, तो उसमें कीज़ जनरेट हुई थी। वहाँ पे लास्ट में जो कीज़ जनरेट हुई थी, वहाँ पे एस के आई डी डी हुई थी, एस के आई डी ए हुई थी और एस के आई डी ई हुई थी। ये 3 तरह की कीज़ जनरेट हुई थी, ठीक है। मैंने कहा था ये ऑथेंटिकेशन हो गया, एन्क्रिप्शन हो गया लास्ट मैसेज का। ये जो की है, इस ये डिराइव करेगी जो कीज़ रिक्वायर्ड होंगी क्विक मोड के लिए, यानी कि फेज 2 के लिए। अगर पीएफएस एनेबल्ड हुआ, अगर हम पीएफएस का यूज़ करते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एस के आई डी डी जो कीज़ डिराइव हो रही थी नेक्स्ट मोड के लिए यानी क्विक मोड के लिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पीएफएस क्या करेगा, अपनी सेपरेट अपना डिफी हेलमैन की एक्सचेंज करेगा, नया डिफी हेलमैन की एक्सचेंज होगा और अपनी खुद की कीज़ ड्राइव होंगी, पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं होगा। इसकी आई डी डी इसका कोई यूज़ नहीं होगा तब पीएफएस के केस में। उस केस में फिर से नेगोशिएशन होगा, नया एक्सचेंज होगा, नई शेयर सीक्रेट जनरेट होगा और वही शेयर सीक्रेट आगे चल के अपना पूरा आईपीसेक टनल और अपना सारा डेटा जो है इसको सिक्योर करने के काम आएगा, ठीक है। पीएफएस ये इंश्योर करता है कि जिसका कीइंग मटेरियल है वो कहीं और से जनरेट ना हो, वो खुद जनरेट करेगा, पिछले पे डिपेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लो ये जैसे हमने अगर एक ही की के भरोसे चल दिया, मतलब हमने पुराना मेन मोड हमारा चला, हमने एस के आई डी डी आई और एस के आई डी डी से ही हमने क्विक मोड चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो सारा जो सेंटर है वो ये की है, एस के आई डी डी यही है। अगर किसी ने इसको हैक कर लिया, इसका मतलब फेज़ 1 भी गया, फेज़ 2 भी गया, सब पकड़ में आ जाएंगे और सारा ही हमारा जो आइक वर्जन 1 है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अब क्या है, अगर मान लो हमने पीएफएस यूज़ किया, तो ये एसकेआईडी कब जनरेट होगी? एसकेआईडी जब हमारा 1 2 3 4 ये मैसेजेस हो जाएंगे, उस टाइम पे ये होगी। हम वहाँ तक का अगर मान लो किसी को एसकेआईडी पता चल गया, तो सिर्फ मेन मोड के ये जो मैसेजेस हैं, पूरा मैसेज है मेन मोड है, वो पता चल जाएगा। लेकिन पीएफएस जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र जो हो रहा है क्विक मोड के अंदर, वहाँ पर पीएफएस की वजह से एक डिफरेंट की यूज़ हुई है, डिफरेंट कीइंग मटेरियल हुआ है जिसका फेज़ 1 से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर ये एसकेआईडी अगर पता भी चल गई, तो सिर्फ फेज़ 1 पता चलेगा। फेज़ 2 में जो एक्चुअल डेटा जा रहा है वो फिर भी सिक्योर रहेगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खूब बढ़िया काम करेगा। इसीलिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए फेज़ 1 का पीएफएस का यूज़ होता है, ठीक है, ताकि आईपीसेक के डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसका प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। मान लीजिए सेंडर है, ये रिसीवर है, ये सेंडर चाहता है पीएफएस हो, ये रिसीवर पीएफएस एनेबल्ड ही नहीं है, ठीक है। अगर एनेबल्ड नहीं होगा तो टनल ही अप नहीं आएगा, बाकी तो बात छोड़िए, टनल ही अप नहीं आएगा। अब बताओ क्या करोगे? ठीक है, एक को तो सिक्योरिटी चाहिए, दूसरे के पास ऑप्शन ही नहीं है, इस वजह से वो टनल नहीं कर सकते, बेचारे गरीबी में काम चलाना पड़ेगा। इसके पास पीएफएस होते होते भी ये आगे कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों साइड पे एनेबल होना चाहिए, तभी जाकर जो आपकी टनल है वो अप आएगी। पीएफएस जबकि ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है, पर करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा रहता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। अब देखिए, एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए कि आपने देखा कि मेन मोड का जो मैसेज 5 और 6 होता है, वहाँ पे आइडेंटिटी पेलोड भेजा जाता है, ठीक है। और जो क्विक मोड है उसके अंदर भी आइडेंटिटी पेलोड भेजा जाता है। तो फिर ये चल क्या रहा है? क्या ये दोनों आइडेंटिटी पेलोड सेम है या डिफरेंट है? ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी पेलोड हैं, मेन मोड और क्विक मोड में जो भेजे जा रहे हैं, दोनों अलग-अलग हैं। इनका सबका अलग-अलग पर्पस है। अब पर्पस क्या अलग है? ये जो मेन मोड में जो आइडेंटिटी पेलोड भेजा जाता है, इसमें भेजे जाते हैं जो मेन मोड है, ठीक है? मेन मोड के अंदर आइडेंटिटी पेलोड के अंदर पीयर आईपीज़ भेजे जाते हैं एक दूसरे के। ये इसका भेज रहा है, ये इसका भेज रहा है, ठीक है? लेकिन जब हम क्विक मोड की बात करते हैं, तो क्विक मोड के अंदर पीयर आईपीज़ नहीं होते। क्विक मोड के अंदर प्रॉक्सी आईपी एड्रेसेस भेजे जाते हैं। प्रॉक्सी आईपी एड्रेस। ये जो प्रॉक्सी आईपी एड्रेस होते हैं, यही एक्चुअल होते हैं जो टनल अप लाने के काम आते हैं। इस पीयर आईपी से टनल अप नहीं आती है। ये जो क्विक मोड में प्रॉक्सी आईपी एड्रेस होते हैं, इनकी हेल्प से ही टनल अप आती है, ठीक है? ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्यों भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, हर चीज़ का एक लॉजिक है, ठीक? तो ये क्विक मोड के जो प्रॉक्सी आईपी एड्रेसेस हैं, इनकी हेल्प से ही हमारी टनल अप आती है। अब देखिए, जब हम डिस्कस कर रहे थे मेन मोड की मैसेजेस, तो हमने देखा था कि कुछ कुकीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है? कुकीज़ इनिशिएटर की अपनी एसपीआई कुकीज़ और रिस्पॉन्डर की अपनी कुकीज़ होती हैं। ये कुकीज़ होती हैं, उसका मैंने उस टाइम पे एक ओवरव्यू दिया था, पर अब समझिए ये कुकीज़ की यूज़ होता क्यों है? क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ये एक हमारा सेंडर है, ये एक हमारा रिसीवर है। ये दोनों आइक पीयर्स हैं, जिनको आपस में नेगोशिएशंस करने हैं, आपस में पूरा डिस्कशन चलेगा। तो ये जो आइक पेयर हैं, इन्हीं के बीच में कई सारे आइक सेशंस हो सकते हैं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, और ये क्वाइट कॉमन है, कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे आइक, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना, मेन मोड और ये सब पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे साइमल्टेनियस हो सकते हैं इन वीपीएन आइक पेयर्स के बीच में। तो ये जो कुकी जो होता है, ये हर केस में अलग अलग होता है। इसी वजह से ये कुकी जो है, ये सेशन आइडेंटिफायर का काम करता है। मतलब इस कुकी की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो आइक का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये कौन से वाले सेशन का, इसका है, इसका है, इसका है, कौन से वाले सेशन का है, ये हमें कुकी की हेल्प से पता चलता है। इसलिए कुकी इज़ अ सेशन आइडेंटिफायर। दूसरी बात, जब भी रिप्ले अटैक की बात होती है, तो रिप्ले अटैक में हैकर क्या करता है, पुराना वाला कुकी यूज़ करके उस तरीके से आगे बढ़ जाता है आइक पैकेट। ये होप करता है कि भाई बात बन जाएगी कैसे करके, लेकिन जो दूसरा जो पेयर होता है, वो हमेशा फ्रेश कुकी यूज़ करता है, ठीक है? जो आपने देखा रिस्पॉन्डर में जो कुकी जाती है, वो फ्रेश कुकी जनरेट होती है, इसलिए उसको कोई फ़ायदा नहीं है, रिप्ले वाले अटैक नहीं हो पाते, ठीक है? उससे वो बच जाता है। डॉस प्रोटेक्शन के काम आता है। आइक वर्जन 2 में तो डॉस प्रोटेक्शन इनबिल्ट है ना, लेकिन आइक वर्जन 1 में नहीं था। उस टाइम पे ये कुकीज़ बड़ा सेव करते थे, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बड़ा अच्छा आता था काम। तो आई होप आपको कुकीज़ का पर्पज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपको पता है आइक 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 टनल है, एक आईपीसेक टनल है, दोनों टनल हैं, लेकिन ये जो फाइनल में जो टनल अप आती है, ये कब आएगी? फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद आएगी या फेज़ 2 कंप्लीट होने के बाद आएगी? ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टनल विल कम अप ओनली आफ्टर बोथ फेजेस आर डन। जब दोनों फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद टनल आएगी। ये नहीं कि फेज़ 1 कंप्लीट हुआ तो जी टनल अप आ गई। कुछ कुछ इंजीनियर्स को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि जैसे देखो, जो फेज़ 1 है उसमें हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हमने सिक्योर टनल क्रिएट कर रहे हैं, और जो फेज़ 2 होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। तो कुछ इंजीनियर को कन्फ्यूजन क्या होता है कि जी सिक्योर टनल फेज़ 1 में होता है ना, इसका मतलब जब फेज़ 1 कंप्लीट हो गया तो टनल अप आ जानी चाहिए। डेट फेज़ 2 में तो हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। टनल अब तब आएगी जब बोथ फेसेस आर कंप्लीट। जब दोनों डन हो जाएंगे, उसी के बाद टनल अप आएगी। आई होप इट इज क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि देखो। तो ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी जितनी ज़्यादा डेप्थ रख सकता था उतना करने की। उसके बाद भी अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन रह गया हो जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको या तो कमेंट्स में आंसर करने की कोशिश करूँगा, या एक और पार्ट इसका बना दूँगा, ठीक है? उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं
वो कर दूंगा। आप बस मुझे बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन रह गया है, ये सारे क्वेश्चंस और इंक्लूड हो सकते थे, सब कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यू हैव अ ग्रेट डे।